हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। देखिए, यह जो भारतीय इतिहास से संबंधित हमने सीरीज़ चला रखी है, इसका यह 11वां पार्ट होगा। इससे पहले हमने 10 वीडियोज़ भारतीय इतिहास के जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बनी हुई है इंडियन हिस्ट्री के नाम से, भारतीय इतिहास के नाम से, तो आप लोग उसमें जो वीडियोज़ पड़े हैं उनको देख लीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हमारा सवाल, मौर्य साम्राज्य के जो दूसरे शासक हुए हैं बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, उन्होंने जो है राजगद्दी संभाली मौर्य वंश की। तो 298 BC में जब चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मृत्यु हो गई, उसके बाद उनका पुत्र जो है बिंदुसार जो है गद्दी पर बैठा और 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। तो जो महत्वपूर्ण सवाल बिंदुसार से बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पे बैठा। तो देखिए, ईसा से 298 साल पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार जिसे कहते हैं, वह 298 ईसा पूर्व में जो है राजगद्दी पर बैठा मगध साम्राज्य की। अगले सवाल की ओर आते हैं और इस साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य नाम था। बिंदुसार के समय ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तो देखिए, जब बिंदुसार राजा बना उसी के समय ही तक्षशिला में जो है विद्रोह हुआ था, जो कि बिंदुसार का शासित क्षेत्र था। तो बिंदुसार के समय ही तक्षशिला का विद्रोह हुआ। तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा गया। तो देखिए, बिंदुसार के 2 पुत्र थे जिसमें अशोक और सुसीम दोनों का नाम था। तो तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो उसका दमन करने के लिए, उसको दबाने के लिए जो है अशोक और सुसीम दोनों भाइयों को भेजा गया। अगले सवाल की ओर जाते हैं। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। तो देखिए, बिंदुसार राजा जो था मौर्य वंश का, उसके दरबार में जो है एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम डाइमेकस था। तो यह नाम महत्वपूर्ण रूप से याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह सवाल के रूप में भी बन सकता है कि डाइमेकस जो था राजदूत था वह किसके शासनकाल में आया था। तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। और पूछा जाए किस मूल का था, तो यूनानी मूल का यह राजदूत था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। तो देखिए, वायु जो पुराण है 18 पुराण में से एक पुराण है, और वायु पुराण में जो है बिंदुसार जो राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, मौर्य साम्राज्य का शासक था, उसको जो है वायु पुराण में भद्रसार का नाम दिया गया है या भद्रसार कहा गया। अगले सवाल की ओर जाते हैं। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यह महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि जो है बिंदुसार जो था वह किस धर्म का या किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो आजीवक संप्रदाय का जो है बिंदुसार अनुयायी था। और इसके पिता की बात, चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो वह जैन धर्म का अनुयायी था। तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगले सवाल की ओर जाते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता जाए तो लाइक भी करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को ज़रूर मिलता रहे। 276 नंबर फैक्ट है, पिंगल वत्स नामक आजीवक विद्वान के द्वारा बिंदुसार के दरबार में रहते। देखिए, पिंगल वत्स जो, सॉरी दोस्तों मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया है, कि पिंगल वत्स नामक जो आजीवक विद्वान था वह बिंदुसार के दरबार में ही रहता था। और बिंदुसार जो है आजीवक जो संप्रदाय था उसी का अनुयायी हुआ करता था, इसलिए पिंगल वत्स नामक जो आजीवक विद्वान था वह बिंदुसार के जो है दरबार में रहता था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी पिंगल वत्स ने ही की थी। तो देखिए, पिंगल वत्स जो आजीवक विद्वान हुआ करता था, बिंदुसार के दरबार में रहता था, तो अशोक के जो है राजा बनने की जो भविष्यवाणी की थी वह पिंगल वत्स विद्वान ने ही की थी, जो कि आजीवक संप्रदाय का विद्वान था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चाणक्य नितिन मौर्य राजाओं, देखिए चाणक्य नितिन नहीं, यहाँ पर नीति होनी चाहिए, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो आप लोग इसको माइंड मत कीजिए। चाणक्य नीति मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया। तो देखिए, चाणक्य नीति जो चाणक्य थे उनकी लिखी गई पुस्तक है। तो चाणक्य नीति के अनुसार ही मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया जाता था।
उन्होंने मरते मरते एक पुस्तक लिखी थी चाणक्य नीति, और इसी नीति इसी नियम के अनुसार जो है मौर्य राजा जितने भी हुए हैं उनके राज्य का संचालन किया जाता था। उनके द्वारा एक पुस्तक और भी लिखी गई थी जिसे अर्थशास्त्र भी कहा जाता था। अगले सवाल की ओर जाते हैं बिना किसी देरी के। तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। देखिए तक्षशिला जो है मौर्य साम्राज्य का ही एक भाग हुआ करता था, एक क्षेत्र हुआ करता था। वहाँ पर जब विद्रोह हुआ तो उसका विद्रोह का जो मुख्य कारण था, जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए थे बिंदुसार द्वारा, उन अधिकारियों द्वारा लोगों के साथ, जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। चाणक्य के पिता का नाम चणक था। तो देखिए चाणक्य जो महान वैज्ञानिक राजा हुए, महान विज्ञानी, ज्ञानी और महापंडित हुए हैं चाणक्य, वो उनके पिता का जो नाम था चाणक था। चणक के पुत्र जो है चाणक्य थे। इनका एक और नाम मिलता है विष्णुगुप्त, और कौटिल्य नाम भी इनका मिलता है। तो चाणक्य के पिता का नाम चणक था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अब अशोक जो राजा हुआ है 269 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व तक इसने राज किया है, और इसे अशोक महान के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्राचीन इतिहास में जितने भी राजा हुए हैं उनमें प्राचीन इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित राजा अशोक को ही माना जाता है, जो कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक हुआ है। तो देखिए मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक अशोक था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य का जो उदय हुआ उसमें जो है सबसे महानतम शासक था वह अशोक था, और इसे अशोक महान के नाम से भी जाना जाता था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया। तो देखिए जो अशोक था, अशोक राजा था, उसने शिलालेख भी लिखवाए, अभिलेख भी लिखवाए। तो जो 13 शिलालेख मिलते हैं अशोक के, उनमें जो है जो अशोक का नाम है देव नाम प्रियदर्शी गुर्जरा और मास्की के अभिलेखों में मिलता है। तो अभिलेखों में जो है अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन नाम से जाना जाता है। तो देखिए पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। तो पुराणों के अनुसार अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है, जबकि अभिलेखों के अनुसार अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया जाता था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। तो देखिए अगर सवाल बनता है कि श्रीनगर जो शहर है उसकी स्थापना किसने की थी, तो अशोक ने जो है कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर को बसाया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। तो देखिए अशोक का सबसे बड़ा और सबसे भयानक युद्ध हुआ अशोक और कलिंग के राजा के बीच, और 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। अशोक ने जो है 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध किया था। तो देखिए कलिंग का युद्ध भी किया और उसमें विजय भी प्राप्त करी थी। तो देखिए आप देख लेते हैं फिर से एक बार कि अशोक के 13वां शिलालेख, देखिए अशोक के तो 13 अभिलेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं। उनमें जो है जो 13वां शिलालेख है उसमें ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय करी थी। तो देखिए कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था, और इसमें जो है अशोक ने विजय भी प्राप्त की थी। और इस युद्ध के बाद भयानक जान माल का नुकसान देखते हुए अशोक ने जो है निर्णय लिया कि वह अब से कभी भी युद्ध नहीं करेगा। यही युद्ध निर्णायक युद्ध था जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो देखिए कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग के राजा के मध्य हुआ था। कलिंग उड़ीसा राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कलिंग की जो राजधानी हुआ करती थी तत्कालीन समय में वह तोसली हुआ करती थी। तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। तो देखिए अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद अपनी नीति जो उसकी भेरी घोष नीति हुआ करती थी उसको त्याग कर धम्म घोष की नीति अपनाया। देखिए भेरी घोष की नीति थी अशोक की, जिसमें वह यह बताता था कि वह अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करेगा, राज्य को बढ़ाएगा। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद हुए नुकसान को देखते हुए उसने भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति अपना ली कि वह क्या नाम से अब युद्ध नहीं करेगा, धर्म का काम करेगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अशोक की कर नीति की जानकारी रुम्मनदेही अभिलेख से मिलती है। तो देखिए अशोक के जो है महत्वपूर्ण 13 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो रुम्मनदेही का जो अभिलेख है वहाँ से जो है अशोक के कर नीति की जो है जानकारी मिलती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं।
अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त किया? तो देखिए लुम्बिनी जहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल में वर्तमान समय में अवस्थित है, वहाँ का क्षेत्र को जो है अशोक ने धार्मिक करों से मुक्त कर दिया था। तो लुम्बिनी नामक क्षेत्र को जो है अशोक ने जो है धार्मिक करों से मुक्त कर दिया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अशोक की माता का नाम शुभदांगी था। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, अशोक की माता का नाम जो है शुभदांगी था। तो अशोक किसका पुत्र था? शुभदांगी का पुत्र था और बिंदुसार जो है इसके पिता थे। तो अशोक की माता का नाम शुभदांगी था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगला सवाल। बिना किसी देरी के एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो देखिए कलिंग के युद्ध के बाद जब अशोक ने युद्ध न करने का निर्णय लिया, उसके बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका देश भेजा। तत्कालीन नाम उसका सेलोन हुआ करता था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा की माता का नाम नाग देवी था। तो नाग देवी जो है अशोक की पत्नी हुआ करती थी और उन्हीं के पुत्र और पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा। और महेंद्र और संघमित्रा को ही अशोक राजा ने श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगले सवाल की ओर आते हैं बिना किसी देरी के। मौर्यकालीन साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था। तो देखिए मौर्यकालीन जो साम्राज्य था वह 4 प्रांतों में विभक्त था, 4 प्रांतों में बटा हुआ था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अशोक ने अपने अभिलेख और स्तंभ पर 4 भाषाओं में अपने उपदेश लिखा है। 1 मिनट देख लेते हैं इस सवाल को। देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा सवाल है। अशोक ने अपने शिलालेख और स्तंभों पर 4 भाषाओं में अपने उपदेश लिखा है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरामेइक, यूनानी। तो देखिए अशोक के जो अभिलेख या स्तंभ लेख मिलते हैं उनमें प्रमुख रूप से 4 भाषाओं का उपयोग मिलता है। उनमें से जो है एक ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, अरामेइक लिपि है तथा यूनानी ग्रीक लिपि है। इन 4 लिपियों से जो है अशोक ने अपनी शिलालेख और स्तंभ लेख जो है लिखवाए। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। भारत में मिलने वाले स्तंभों व शिलालेखों पर ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो देखिए जो अशोक के शिलालेख भारत के अंदर मिले हैं उनमें जो है प्रमुख रूप से ब्राह्मी लिपि होती है ये। तो भारत में मिलने वाले जो अशोक के स्तंभ या शिलालेख हैं उनमें जो है ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अशोक ने 14 शिलालेख तथा 13 स्तंभ हैं। तो देखिए अशोक के जो है 14 शिलालेख हैं तथा 13 स्तंभ लेख हैं। तो देखिए अभी तक ज्ञात हुए हैं अशोक के 14 शिलालेख तथा 13 स्तंभ लेख हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। तीसरी बौद्ध संगीत की अशोक ने पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में करवाई थी। तो देखिए तीसरी बौद्ध संगीत का जो है आयोजन अशोक के शासनकाल के दौरान हुआ था और पाटलिपुत्र में जो है 250 ईसा पूर्व में जो है बौद्ध संगीत जो है तीसरे नंबर की आयोजित की गई थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अशोक का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्वेलन अभिलेख में है। तो देखिए अशोक का जो है अशोक के नाम का उल्लेख जो है इन 4 अभिलेखों में शिलालेखों में मिलता है, जिनमें मास्की है, गुर्जरा है, नेतुर है तथा उद्वेलन जो है अभिलेख है। इनमें जो है अशोक का उल्लेख मिलता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो देखिए सर्वप्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेस हुआ करता था, उसने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो है सफलता पाई थी। तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस नामक अंग्रेज ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाई। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं।
तो देखिए अशोक के अभिलेखों में सामान्यतः 4 लिपियों का उपयोग किया गया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो अभिलेख मिलते हैं वह ब्राह्मी लिपि के ही मिलते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कांधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमेक भाषा में लिखे गए हैं। तो देखिए कांधार में जितने भी अभिलेख मिले हैं अशोक के, उसमें जो है ग्रीक तथा अरमेक भाषा का प्रयोग किया गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। विभाजित लेख इलाहाबाद, रांची और सारनाथ स्तंभ में पाए गए हैं। तो देखिए विभाजित जो लेख हैं इलाहाबाद, रांची के स्तंभ तथा सारनाथ के स्तंभ में पाए गए हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।